भाषण से ज्यादा सवाल पूछती है और वादों से ज्यादा जवाब मांगती है। यानी यूपी की राजनीति में अब युवा वोटर सिर्फ वोटर नहीं बल्कि चुनावी रणनीति का सेंटर बनता जा रहा है। इसी युवा शक्ति तक पहुंचने के लिए योगी सरकार और बीजेपी ने शुरू किया है मिशन युवा। स्कूल कॉलेजों तक पहुंच, युवाओं से सीधा संवाद, रोजगार, शिक्षा, पेपर लीक, कौशल विकास और महिला सुरक्षा जैसे मुद्दों पर फीडबैक और इसी फीडबैक के आधार पर चुनावी रणनीति तैयार करने की कोशिश। सरकार युवा नीति की बात कर रही है। एआई, रोबोटिक्स, साइबर सिक्योरिटी और ड्रोन जैसी नई तकनीकों में युवाओं को आगे बढ़ाने की बात कर रही है। लक्ष्य है युवा को सिर्फ नौकरी मांगने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बनाना। लेकिन बड़ा सवाल यही, क्या युवाओं के मुद्दों पर फोकस बीजेपी के लिए 2027 की चुनावी रणनीति का गेम चेंजर बनेगा? क्या रोजगार, शिक्षा और पेपर लीक जैसे सवाल युवा वोटर का रुख तय कर पाएंगे? और क्या मिशन युवा बीजेपी को उस नई पीढ़ी तक पहुंचा पाएगा जो अब सिर्फ भाषण नहीं, अपने सवालों के जवाब चाहती है? आज की बहस इसी पर। मिशन युवा, यूपी में 2027 का नया चुनावी समीकरण। तो देखिए, 2027 के चुनाव बेहद नजदीक है और जेनजी किसके साथ है, ये सवाल उठ रहा है। 2027 यूपी के चुनाव में योगी अपने एक नए मिशन पर शुरू हो चुके हैं, जेनजी। जी हां, हर राजनीतिक पार्टी ये समझ चुकी है कि जेनजी जिसके साथ है, सत्ता उसी की होगी। सीजेपी के प्रोटेस्ट के बाद, छात्रों के प्रोटेस्ट के बाद, जो अभी झारखंड में भी चल रहा है, अभी हमने दिल्ली में भी देखा, उससे एक बात तो साफ हो चुकी है कि आज का जो युवा है ना वो रुकने वाला है, ना वो सवाल पूछना बंद करेगा और अगर उसे सवाल के जवाब नहीं मिले तो वो सड़कों पर उतर आएगा। ये सरकारें समझ चुकी हैं, ये विपक्ष भी समझ चुका है, ये राजनीतिक पार्टियां बखूबी समझ चुकी हैं और इसी नए पैटर्न को भांपते हुए उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और एक बार फिर से सरकार बनाने की प्लानिंग है। उस प्लानिंग को कैसे पूरा किया जाएगा और उस प्लानिंग में जेनजी को शामिल करना होगा, ये बखूबी योगी आदित्यनाथ समझ चुके हैं। तो अब चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, वो इंस्टाग्राम के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू किस तरीके से युवाओं के साथ जुड़ रहे हैं और सभी अपने नेताओं से ये कह दिया है कि आप भी युवाओं के साथ जुड़िए सोशल मीडिया के माध्यम से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी अपनी हर रैली में युवाओं को संबोधित करते हैं। यहां तक आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी अपने एक इंटरव्यू के दौरान ये कहा कि देश का जेनजी जो है वो, उसका भविष्य बहुत उज्जवल है, मुझे उस पर गर्व है और उससे ज्यादा देशभक्त, उससे बड़ा देशभक्त तो मैंने कहीं देखा नहीं। यहां तक कि उसके प्रोटेस्ट को भी मोहन भागवत ने सही ठहराया। तो देखिए, इससे साफ तौर पर एक बात तो समझ में आती है कि ये जो सभी राजनीतिक दल हैं ये बखूबी समझ चुके हैं कि अब बातों से काम नहीं चलने वाला। अब जेनजी को विश्वास में लेना होगा, उसके लिए काम करना होगा और उसके हिसाब से चलना होगा, तभी आपको सत्ता की कुर्सी मिल सकती है। अब देखिए, उसके हिसाब से काम करने का क्या मतलब है। आज का जेनजी सवाल पूछना जानता है, आपको उसके जवाब देने होंगे। टेक्नोलॉजी के साथ आपको भी चलना होगा, रोजगार के साधन मुहैया कराने होंगे, सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा। योगी आदित्यनाथ ने पूरा 2027 के लिए जेनजी से जुड़ा हुआ प्लान तैयार कर लिया है, जिसमें रोजगार सिर्फ देना नहीं बल्कि देने वाला बनाना है। योगी आदित्यनाथ का कहना है कि आप जेनजी से जुड़िए, अपने सभी नेताओं से, सभी कार्यकर्ताओं से कह दिया गया है, आप जेनजी के पास जाइए, उनसे बातचीत करिए और समझिए कि आज का युवा चाहता क्या है और उसी हिसाब से 2027 की रूपरेखा भारतीय जनता पार्टी तैयार करेगी। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो प्रोटेस्ट हुआ जंतर मंतर पर, उसके बाद वो प्रोटेस्ट सड़कों पर आया और नाराजगी बहुत ज्यादा बड़े स्तर पर देखने को मिली, उससे नजरअंदाज नहीं कर सकते, उससे अपना मुंह नहीं मोड़ सकती ये राजनीतिक पार्टियां। भारतीय जनता पार्टी जो कभी कहती थी कि हमारी सरकार में इस्तीफे नहीं होते, जेनजी ने सड़कों पर उतरकर उस बात को भी बदल दिया। तो अब योगी आदित्यनाथ, जो हमेशा से अपनी बेहतरीन रणनीति के लिए जाने जाते हैं, वो प्लान तैयार कर चुके हैं। अब छात्रों के बीच जाना है और सीधा फीडबैक लेना है। जमीनी स्तर पर बीजेपी की टीम उतरेगी और जेनजी के मन की बात को समझेगी। स्कूल, कॉलेजों में भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता पहुंचेंगे और जेनजी से सीधा संवाद करेंगे, क्योंकि देखिए, जो बच्चे कॉलेज में पढ़ रहे हैं वो वोटर्स हैं और जो स्कूल में मौजूद हैं वो आने वाले सालों में वोटर बन जाएंगे।
इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो 365 दिन और 24 घंटे काम करती है, वो ये समझ चुकी है कि हम इस वर्ग को नजरअंदाज नहीं कर सकते। जिस तरीके से महिलाओं को प्राथमिकता देना हर राजनीतिक पार्टी ने शुरू कर दिया है, क्योंकि वो पार्टियां समझ चुकी हैं कि बिना महिलाओं के वो सत्ता पर ज्यादा दिन तक काबिज नहीं रह सकते। भारतीय जनता पार्टी ने इस प्लान को बखूबी समझा और आज बड़ी संख्या में महिलाएं जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करती हैं। देखिए, साल 2014 के चुनावों में जो आंकड़ा उसके बाद निकल कर के सामने आया था, उसने सभी को हैरान कर दिया था, जिसमें महिलाओं ने सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था। उसमें मुस्लिम समुदाय की महिलाएं भी शामिल हैं। कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम वोट नहीं देता है, लेकिन यहां पर जो चौंका देने वाले आंकड़े सामने आए थे वो पहली बार सामने आए थे, जहां महिलाओं ने भी अलग से रास्ता तय करते हुए भारतीय जनता पार्टी को ही वोट दिए थे। चलिए इस पर एक छोटी सी बातचीत करते हैं। हमारे साथ अनुराग नेहटा राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़ चुके हैं। अनुराग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अनुराग जी, देखिए, अब जेनजी कितना महत्वपूर्ण हो चुका है ये हर राजनीतिक पार्टी जो है वो समझ रही है, लेकिन क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो काम करने का तरीका है वो ये है कि वो 365 दिन और 24 घंटे काम करती है और उन्हें समझ में आ चुका है कि जेनजी को साधे बिना 27 की कुर्सी नामुमकिन है। बात बिल्कुल आपने ठीक कही है, और खासकर कि जेनजी की, देखिए मैं एक विशेष बात बताता हूँ आपको। जेनजी जो है वो जाति और समुदाय के आधार पे वोट नहीं करता है। जो जेनजी है वो मुद्दों के आधार पे वोट करता है, शिक्षा के, स्वास्थ्य के, रोजगार के। शिक्षा और रोजगार ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है युवा वोटर के लिए और जेनजी के लिए। तो अभी आपने आंदोलन भी देखा, तो आंदोलन भी कहीं ना कहीं ये भाजपा को नुकसान पहुंचा सकता है आंदोलन, इसलिए क्योंकि 6 महीने भी अभी यूपी के चुनाव में बाकी नहीं है। यूपी का चुनाव जो है वो एक तरीके से, आप ये मत सोचिए कि एक बस एक राज्य का चुनाव है। ये एक तरीके से 2029 के लोकसभा का सेमीफाइनल है। जो यहाँ पे जीत गया वो समझो कि वही 2029 में भी उसका पलड़ा भारी रहेगा। तो ये एक तरीके से इसलिए भी जो है जो भाजपा है और जो योगी जी है वो जेनजी को साधना चाहते हैं। उनको पता है कि जेनजी नाराज है और उनको साधे बिना जो है, युवा वोटर को साधे बिना ये चुनाव जीतना बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि आपने देखा ही होगा कि जो लोकसभा 2024 लोकसभा के चुनाव थे जो 2 साल पहले ही अभी हुए, उसमें अखिलेश यादव जी की पार्टी जो सपा है वो नंबर 1 पार्टी बन के उभरी है, और जो इंडिया गठबंधन है वो नंबर 1 का गठबंधन बन के उभरा और काफी पीछे छोड़ दिया भाजपा को। तो इसमें इस तरीके से जो है अब भाजपा जो है एक तरीके से ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना चाहती और ओवर कॉन्फिडेंस में रह भी नहीं सकती, क्योंकि इतनी कड़ी टक्कर सामने मिल रही है। सामने गठबंधन भी लगभग बनना तय है। अगर गठबंधन बनता है तो मुश्किल हो सकती है जो है ना भाजपा के लिए ये वाला चुनाव जीतना। और अगर ये वाला चुनाव भाजपा ये वाला चुनाव हारती है तो 2029 में वापस से जो प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है पीएम बनने का, वो हो सकता है कि सपना ही रह जाए और इंडिया गठबंधन बाजी मार जाए। बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से अभी हमने जो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट देखा और उसमें छात्रों की नाराजगी थी और कह सकते हैं कि जो तस्वीरें सामने आई उससे भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं झुकना भी पड़ा, लेकिन उसके बाद से ही डैमेज कंट्रोल करना शुरू कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। चाहे वो इस्तीफा दिलाने के बाद की बात हो या फिर प्रधानमंत्री का खुद जेनजी से जुड़ना हो सोशल मीडिया के माध्यम से और अपने सभी नेताओं से ये कह देना कि आप भी सोशल मीडिया के माध्यम से जेनजी से जुड़िए। और अगर बात योगी आदित्यनाथ की करें तो योगी आदित्यनाथ ने एक नया प्लान तैयार किया है, जहां जमीन पर उतरकर कॉलेजों में जाकर स्कूलों में संवाद करके युवा नेता पहुंचेंगे और बच्चों से संवाद स्थापित करेंगे, उनकी समस्याओं को समझेंगे कि उनकी क्या क्या शिकायतें हैं सरकार से। होगा कि जो भाजपा और आरएसएस है ये लोग काफी मेहनत करते हैं चुनाव को जीतने के लिए। और अभी
जब जब इनको पता है कि जेनजी नाराज चल रहा है, नाराज क्यों चल रहा है? एक तो शिक्षा के स्तर पे जो है वो भाजपा सरकार विफल रही है, काफी सारे सरकारी स्कूल भी बंद हुए हैं, और दूसरी तरफ जहाँ पे रोजगार का मामला आता है वहाँ पे भी सरकार विफल हो रही है। आप देखें कि बड़े बड़े डिग्री लेके भी बच्चे आज जो है वो बेरोजगार हैं। तो इस तरीके से जो है वो मतलब जेनजी को साधने के लिए जो है अभी से ही भाजपा ने मेहनत करना शुरू कर दिया, क्योंकि 6 महीने भी अभी यूपी के चुनाव में बचे नहीं है। तो इनका जो है अभी से इन्होंने मेहनत करना शुरू कर दी है, ग्राउंड पे ये लोग मेहनत करेंगे, और एक बार हो सकता है कि वापस से जेनजी जो नाराज चल रहा है उसका दिल जीतने की कोशिश करेंगे, ताकि ये चुनाव जीत सके। जो कि ये सिर्फ एक यूपी का चुनाव नहीं है, जैसे कि मैं कह चुका हूँ कि ये 2029 का सेमीफाइनल है। अगर यहाँ पे भाजपा अगर विफल रहती है, जो कमजोर स्थिति में है, क्योंकि आप देखिए कि अखिलेश यादव जी जो है वो दबदबा बनाए हुए 2024 में भी नंबर 1 की पार्टी सपा बनी, और इंडिया गठबंधन नंबर 1 का गठबंधन बना। तो जो है सामने गठबंधन की भी चुनौती है। तो जेनजी अगर वोटर, और सबसे ज्यादा युवा वोटर है भारत में, सबसे ज्यादा ऐसे लोग हैं जो 25 साल से कम की उम्र के हैं, या 18 से 25 साल की उम्र की जो लोग हैं उनकी तादाद ज्यादा है। तो अगर जेनजी, अगर यहाँ पे कोई भी जो है कोताही बरती गई, तो भाजपा को पता है कि परिणाम बहुत ज्यादा, इसके परिणाम जो है वो बहुत उनके खिलाफ हो सकते हैं, बहुत विफल हो सकते हैं, और कहीं ना कहीं यूपी की सत्ता तो जाएगी जो सबसे बड़ा राज्य भी है सीटों के लिहाज से। उसके अलावा 2029 में भी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए भाजपा डैमेज कंट्रोल मोड में भी है, और भाजपा जो है बहुत मेहनत कर रही है कि किसी भी तरीके से जेनजी का मन को जीता जाए, उनको साधा जाए, चाहे फिर वो सोशल मीडिया पे उनके नेताओं का अकाउंट बनाना हो, चाहे सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम के थ्रू, चाहे रील बना के जो है पोस्ट करना हो, किसी भी तरीके से जो है सोशल मीडिया पे भी ये लोग जा रहे हैं, ग्राउंड पे भी जा रहे हैं। तो अब एक तरीके से अब सबसे ज्यादा फोकस ये लोग जेनजी वोटर पे कर रहे हैं। दिनेश शर्मा भी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। दिनेश जी, देखिए, योगी आदित्यनाथ ने जेनजी को साधने के लिए एक प्लान तैयार कर लिया है कि युवाओं के पास जाना है, उनकी समस्याओं को समझना है, और उसके बाद एक नया प्लान तैयार करना है, और 2027 के चुनावों में एक बार फिर से जीत हासिल करनी है। ठीक है, उसमें योगी आदित्यनाथ जिस प्रकार से चल रहे हैं। हेलो आ रही हूँ, मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है, बोलिए जी। आपका सवाल ये है कि जैन जी को साधने के लिए ही योगी आदित्यनाथ इस समय एक्सरसाइज कर रहे हैं, यही सवाल है ना आपका? जी जी। क्या योगी आदित्यनाथ क्या इस रणनीति पर अकेले काम कर रहे हैं? इस पर तो दूसरे लोग भी काम कर रहे हैं, और उत्तर प्रदेश के अंदर आप जिस प्रकार से इस चीज को रख रहे हैं, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री की कोई वैकेंसी नहीं है। इलेक्शन योगी आदित्यनाथ के इर्द गिर्द होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी प्रकार से कंधे से कंधा मिला के चलेंगे, जैसे कि आपका पश्चिम बंगाल में हुआ, जैसे बिहार में हुआ। आप क्या भारतीय जनता पार्टी की रणनीति को कम समझ रहे हैं? और फिर अखिलेश यादव हो या आपके राहुल गांधी हो, इनकी रणनीतियां कौन सी उज्जवल है? ये 24 घंटे में कई बार पलट रहे हैं। एक पीडीए की परिभाषा तय नहीं कर पा रहा है, दूसरा एक मामले पर बात करता है और अगले सेकंड पलट जाता है। विपक्ष के पास ऐसी कौन सी चीज है जिसको लेके वो सीधे चुनाव में उतरेगा? 2027 का इलेक्शन तो मामूली इलेक्शन नहीं होगा। अखिलेश यादव ने इस इलेक्शन को तुष्टीकरण का हिस्सा बना दिया, और तुष्टीकरण होगा तो फिर ध्रुवीकरण को कोई नहीं रोक पाएगा, और ध्रुवीकरण का लाभ अगर कोई उठाएगा तो उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। आप बताइए कौन से फार्मूले से भारतीय जनता पार्टी का ये सामना करेंगे? केवल ये कहने से कि जैन जी जो है वो उसकी रणनीति सोशल मीडिया पर कुछ और बनेगी, ये फालतू का एक गॉसिप है, तो तथ्य इसके पीछे नजर नहीं आता है। अगर ये मन समझाने वाली बात है, डिबेट पर बैठ जाइए और उसके बाद समझाइए कि ये रणनीति वो रणनीति, कुछ नहीं। भारतीय जनता पार्टी के को लेकर, योगी आदित्यनाथ को लेकर किसी की भी रणनीति 2027 में काम नहीं आएगी। और ये जो करंट इश्यू चल रहे हैं, चाहे वो चंदा चोरी का हो, चाहे वो आपको छात्रा का हो, ये अकेले केवल बीजेपी को नुकसान करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। नुकसान हो रहा है कांग्रेस का, नुकसान हो रहा है अखिलेश यादव का। मुझे बताइए जरा,
कि पीडीए में क्या मायावती है? अगर पीडीए में मायावती नहीं है तो किस वोट से उत्तर प्रदेश का इलेक्शन जीतेंगे अखिलेश यादव? क्या दलित वोटों के बगैर कोई समीकरण बन सकता है इनका? वो तब जब आप पीडीए की। ठीक है दिनेश जी, देखिए आपका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जो काम कर रही है जनता पसंद कर रही है और जनता उन्हीं का सहयोग करेगी, लेकिन अभी जो माहौल बना हुआ है आज के, अगर माहौल की बात करें, जिस तरीके से सीजेपी ने प्रोटेस्ट किया, छात्रों ने प्रोटेस्ट किया, अब छात्रों की आवाज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इससे तो आप भी वाकिफ होंगे ना, ये बात से आप भी अग्री करते होंगे कि अब जेनजी की आवाज को नजरअंदाज करना पार्टियों के लिए बड़ी मुसीबत बन सकता है। देखिए आपका जो प्रश्न है वो उस पर प्रेशर डाल रहा है कि बगैर छात्रों के, बगैर जनजी के काम नहीं चलेगा। ये तो किसी का भी काम नहीं चलेगा भाई। इलेक्शन तो यूथ ही लड़ता है, इलेक्शन यूथ है, बीजेपी के पास वर्कर है। आप केवल अगर ये सोचें कि केवल एक बार हम बता दें, मैं दिनेश शर्मा हूँ, हो सकता है मैं उस दिन मतदान करने नहीं जाऊं, लेकिन जो कॉमन मैन है, जो देश के अंदर एक लाभार्थी समूह विकसित हुआ है, जो कि सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहा है, वो मतदान करने जाएगा और उसका माइंड पहले से सेट है। उसके माइंड में ये है कि उसको योगी को, उसको बीजेपी को, उसको मोदी को वोट करना है। 7 राज्यों के अंदर इलेक्शन है। आप देखेंगे इस बात को कि आप अभी से एक धारणा बनाकर बैठ जाए, मान लीजिएगा कोई राजनीतिक और गतिरोध पैदा हो जाए, कोई राजनीतिक और ऐसी घटना घट जाए, आप तुरंत किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते ना। भारतीय जनता पार्टी के पीछे एक सनातन वर्ग खड़ा हुआ है, एक लाभार्थी वर्ग खड़ा हुआ है, उसको कहाँ ले जाएंगे आप? उसको मैनेज क्यों कर रहे हैं आप? उसकी तो शक्ति को मानिएगा। हाँ, यह है कि निशंस क्रिएट करने में कोई मतलब नहीं। जैसे राहुल गांधी संसद के अंदर निशंस क्रिएट कर रहे हैं, वो व्यक्ति संसद के अंदर टिक ही नहीं पा रहा। वो ये बात हो रही है कि अब पार्टियों को ये समझ जाना चाहिए कि जो भविष्य है देश का, यानी जो आज का यूथ है, उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। अगर पेपर लीक होते हैं तो ये युवा जो है वो चुप नहीं बैठेगा, अपने जरूरत की चीजों के लिए आवाज उठाएगा और बड़ा नुकसान भी पहुंचा सकता है अगर उसे नजरअंदाज किया गया। लाभार्थी किसके साथ खड़े हैं या सनातन को मानने वाले किसके साथ खड़े हैं वो दूसरी बात है। अनुराग जी, कितना वाकिफ हैं आप, अग्री करते हैं अनुराग जी दिनेश जी की बात से? मेरा यहाँ कहने का ये मतलब है कि अब जेनजी को नजरअंदाज नहीं करना होगा, ये प्रधानमंत्री तक समझ चुके हैं, इसीलिए वो लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से युवाओं से कनेक्ट कर रहे हैं। जी बिल्कुल आपने सही कहा है और दिनेश जी की बात से मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ, क्योंकि जेनजी जो है युवा वोटर बहुत ज्यादा मात्रा में है। 30 से 40% आज युवा वोटर है भारत में। और एक तरीके से जिस तरीके से आपने देखा सीजेपी के प्रोटेस्ट में युवा ने बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिया। नीट का जो पेपर लीक हुआ उससे सरकार की बदनामी हुई, उसके बाद भी अगर आपने देखा तो जो सीजेपी का जो प्रोटेस्ट था उसमें युवा वोटरों पे जो है आंसू गैस के गोले छोड़े, वाटर कैनन छोड़े, उससे भी बहुत नुकसान हुआ। पीटा भी गया, आपने देखा बहुत कुछ छात्रों को पीटा गया, तो उससे बहुत नुकसान हुआ। फिर उसके बाद ये हुआ कि जो है जो धर्मेंद्र प्रधान जी है, ये जो है सबको पता है कि ढीठ है, निकम्मे है, कुछ काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको बचाने के लिए भाजपा ने इतने दिनों तक ये उनको निकाला नहीं। इतना कुछ होने के बाद भी उनको नहीं निकाला। फिर जहाँ तक है उनको मजबूरी में आके इस्तीफा देना पड़ा। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई इस्तीफा दे दिया, अगर वो देना चाहते तो पहले ही दे देते इस्तीफा। जब पेपर लीक हुआ था तभी इस्तीफा दे देते, लेकिन मजबूरी में आंदोलन की वजह से उनको इस्तीफा देना पड़ा। तो इन चीजों के जो है और उनके जो कार्यकाल में सरकारी स्कूल इतने सारे बंद हो गए। जो गरीब बच्चे हैं वो गरीब बच्चे कैसे पढ़ेंगे जब सरकारी स्कूल ही बंद हो रहे हैं, एक के बाद एक सरकारी स्कूल पे ताले लग रहे हैं। ये जो छात्रों से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उनके भविष्य से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो इस देश की कोई भी राजनीतिक पार्टी हो। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश जी, अनुराग जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। और यहाँ रुकते हैं, छोटे से ब्रेक के लिए, चल लौटेंगे।